ये अभी कोई फीस मत दे देना। बाकी स्कूल आपको कॉल कर रहे होंगे कि आ जाओ फीस दे दो, आ जाओ फीस दे दो। अभी कम है, कम है, वो जिंदगी भर उनका कम ही रहेगा। आप अक्टूबर में जाके एडमिशन लोगे ना, तब भी इतनी फीस में ले लेंगे, वो सब नाटक रहता है इनका, ठीक है। जय श्री कृष्णा। तो आज 19 मार्च था, और 19 मार्च को हमारा इंट्रेंस टेस्ट हुआ। तो इस वीडियो में मैं इंट्रेंस टेस्ट का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, जो कि आज तक कोई पूरे इंडिया में नहीं करता, हम लोग करेंगे। और जो ये इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं वो 20 मार्च यानी कल भी दे सकते हैं, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में। आपको 50 मिनट के लिए आना है, बस 50 मिनट का ही टेस्ट है। बाकी मीटिंग फिटिंग के लिए नहीं रुकना है, ठीक है। हाँ, आपके पेरेंट को या स्टूडेंट को हम लोग से बात करना हो तो अलग बात है। बाकी हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वो मीटिंग लेके, है ना। ठीक है। और अगर आप एक भी गलती हमारे टेस्ट में खोज दोगे, बस गलती खोजनी है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 11 ट्वेल्थ में 1 रुपये भी आपसे फीस चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या गुजराती मीडियम का। और अगर आप गलती नहीं खोज पाए तब भी स्कॉलरशिप चाहिए, तो जितना मार्क्स लाओगे उसमें से 20 घटा देंगे, उतना प्रतिशत, उतना टका आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो अगर आप 95 मार्क्स लाओगे तो 20 घटा देंगे तो 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। और एक हमारा लौता स्कूल है जिसमें आईआईटी में जे एडवांस में 415 रैंक लाने वाला टीचर स्टूडेंट अब हमारे स्कूल में टीचर है एज मैथ्स फैकल्टी, ठीक है। ये इंडिया का पहला स्कूल है, वन एंड ओनली, है ना, जो खुद आईआईटी में 415 रैंक लाया है। दुनिया में कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो हमारे स्कूल में मैथ्स पढ़ाएगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम, ठीक है। चलो, अब आपको टेस्ट का लेवल दिखेगा। और ये मैं आपको जब बोल रहा हूँ तो बाकी स्कूल जो है पालनपुर के, नॉर्थ गुजरात के, सीखो कुछ, ठीक है। तो आपके टीचर्स ये पेपर बहुत सारे टीचर्स नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये हम लोग क्लास 10th के बच्चों को ऐसा टेस्ट देते हैं, ठीक है। ओके, चलो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर्स के हैव द प्रॉपर्टी दैट के प्लस सिक्स इज ए मल्टीपल ऑफ के माइनस सिक्स। अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो गुजराती मीडियम के बच्चे देख रहे होगा तो के प्लस सिक्स अगर मल्टीपल है के माइनस सिक्स का, इसका मतलब है के माइनस सिक्स के टेबल में, टेबल होता है ना पहाड़ा, 3 6 9, से 3 का टेबल हो गया, 4 का 4, 8 12, वैसे के माइनस सिक्स का टेबल में के प्लस सिक्स आ रहा है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर के प्लस सिक्स के माइनस सिक्स के टेबल में आ रहा होगा, तो अगर आप इन दोनों को जब भागा दोगे, डिवाइड करोगे, तो ये इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 का टेबल में 9 आता है, क्यों, क्योंकि इंटीजर है। 3 का टेबल में -9 आता है, क्यों, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ को आप लिख सकते हो के -12 +6 +12 - 6, सॉरी, के -6 +12 डिवाइडेड बाई के -6, ऐसा लिख सकते हो। अब लिखने का फ़ायदा क्या है, अब आप इसको के -6 डिवाइडेड बाई के -6 +12 डिवाइडेड बाई के -6 ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब ये तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई के -6। अब याद रखना, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये तो इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर है, ठीक है। और ये भी इंटीजर है। अब इंटीजर बराबर इंटीजर प्लस इंटीजर होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंटीजर बराबर इंटीजर प्लस ऐसा कुछ आ जाए, ये तो नहीं होता है ना, ठीक है। अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, यानी ये भी इंटीजर है। अब ये इंटीजर तभी हो सकता है जब इसके टेबल में 12 आए, या ये चीज़ 12 को डिवाइड करे, है ना। अब ये चीज़ 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, अब 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 12 को डिवाइड कर सकता है 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, प्लस माइनस दोनों में 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, और 12 कर सकता है, ठीक है। तो 12 को, ये 6, अब 6 नंबर दिख रहे लेकिन एक्चुअली 12 है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 नंबर डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं 12 को, यानी ये चीज़ इन 12 नंबर में से कोई वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो अगर ये के -6 के टोटल 12 वैल्यूज़ है, तो के -6 कैन हैव 12 वैल्यूज़, तो के कैन ऑल्सो हैव 12 वैल्यूज़, ठीक है। तो आपसे के का वैल्यू पूछा था या एन का वैल्यू पूछा था, हाँ, हाउ मेनी इंटीजर्स के का वैल्यू पूछा था, के कितने वैल्यू ले सकता है, 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 के बाद 3 कैसे आ गया, अच्छा, हो सकता है थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे हो गया हो। 3 देख लेते हैं। क्रिस्टीना हैज़ 12 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12, ठीक है। तो क्रिस्टीना के पास 12 कार्ड्स है, कार्ड,
पेपर है, 12 पेपर है, 1 से 12 तक लिखा हुआ है, हर एक पेपर में एक एक नंबर लिखा हुआ है 1 से 12 तक। सी प्लेसेस 8 ऑफ देम इन ए सर्कल सो दैट द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट नंबर्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो उन नंबर्स को उसने एक सर्कल में अरेंज किया, और सर्कल में अरेंज ऐसा किया है कि कोई भी दो नंबर जो आजू बाजू है, जैसे सर्कल में ऐसे नंबर अरेंज किया तो ये दोनों आजू बाजू है ना, तो इनका जो सम है, इनका जोड़ जो है वो 3 के मल्टीपल है, यानी 3 के पहाड़ा में टेबल में आता है। ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर क्रिस्टीना ने यूज ये नहीं किया? तो 12 नंबर्स थे, 12 में से 8 ही यूज किया है। तो कौन सा 4 यूज नहीं किया ये पूछा गया है। ठीक है। ओके। अब याद रखना, हमें बताना है 3 का मल्टीपल, है ना। 3 का मल्टीपल में होना चाहिए कोई भी अगल बगल वाले नंबर का जोड़, 3 का पहाड़ा में आना चाहिए, यानी 3, 6, 9, 12 ऐसा कुछ। ठीक है। ओके। अब अगर आप 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे ना, किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे, तो 3 ही रिमाइंडर आ सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2। ठीक है। तो 3 से आप डिवाइड करते हो तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। ये सब रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब क्या? जैसे 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, 5 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। इसको रिमाइंडर बोल रहा हूँ। ठीक है। तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है। ओके। अब रिमाइंडर बस यही तीन हो सकता है। अब 1 से 12 तक जितने भी नंबर है ना, सबको 3 से डिवाइड करते हैं, तो एक को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख देते हैं। वैसे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो 0 रिमाइंडर के लिए यहाँ 3। तो जो जो नंबर 3 से डिवाइड होता है 1 से 12 तक, वो सब के लिए रिमाइंडर क्या आएगा? 3। ठीक है। अब 1 के बाद 4 ऐड कर दो तो 3 ऐड कर दो तो 4, 7, 10। ठीक है। वैसे यहाँ पे 3 3 ऐड करते जाओ। जैसे 5 को भी आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 8 को भी करोगे तो 2 आएगा, 11 को भी करोगे तो 2 आएगा। ठीक है। तो ऐसे करके आपने 1 से 12 तक जितने भी नंबर थे ना, सबको अरेंज कर दिया रिमाइंडर वाइज। ठीक है। ओके। अब ध्यान देना, अगर दो नंबर है और एक केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, एक केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो उन दोनों नंबर का जोड़ जो होगा ना, वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 के टेबल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो 7, और इसको ले लो 8। ठीक है। अब 7 को जब 3 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। और 8 को जब 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 2। ठीक है। लेकिन 8 + 7 को जब 3 से डिवाइड करते हो तब रिमाइंडर नहीं आता, क्योंकि 8 और 7 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 15, और 15 को 3 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं आता। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। यानी इन दोनों का जोड़ को डिवाइड करेंगे तो एक, और यहाँ से एक बचा हुआ था, यहाँ से 2 बचा हुआ था, एक और 2 मिलके 3। तो 3 तो अब पूरे डिवाइड कर देगा इन दोनों का जोड़ को। ठीक है। तो यानी यही सब नंबर्स होने चाहिए सर्कल में। तो आपने जो सर्कल बनाया है उसमें यही सब नंबर्स होने चाहिए, अब किसी भी रैंडम ऑर्डर में नहीं हो सकता। जैसे सर्कल बनाया है, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि ये नंबर्स के बगल में ये नंबर्स होने चाहिए। तो इसको ऑल्टरनेट रख दो तो टोटल 8 के लिए जगह है ना। ठीक है। तो मैं इनको रख रहा हूँ 1478, 14710, 14710, 14710, ऐसे रख दिया। और इनके बगल में इनको रख दो। ठीक है। 25811, 25811, 25811। अब देखो, अभी तक किसी को क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो ये आंसर आने के बाद समझ में आ जाएगा। अब कोई भी बाजू बाजू के नंबर को ऐड करोगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 11 और 1 को जोड़ेंगे 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 11 और 10 को जोड़ेंगे 21, 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 5 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा नंबर यूज नहीं हुआ? तो इसके अलावा कौन सा नंबर बचा हुआ? ये। तो उसके पास तो 12 नंबर थे, 12 में से 8 यूज किया था सर्कल में रखने के लिए, और 4 यूज नहीं किए थे। 4 कौन सा यूज नहीं किए थे? 3 6 9 12। तो आपसे पूछा गया था कौन कौन सा यूज नहीं किए, तो 3 6 9 12, 3 6 9 12 ऑप्शन ई। ठीक है ना। ओके। ये सब होना चाहिए, क्लास 10th के बच्चों से ये सब क्वेश्चन होना चाहिए। ये तो 9th के बच्चे से भी होना चाहिए वाला, वो अलग बात है। तो आप अगर आपके स्कूल में, आप अगर इन स्कूल से पढ़े हो, 9 10 एस से, एक दूसरा एस है, एक तीसरा वी है,
एक चौथा ए है। तो वहां पे फाउंडेशन के नाम पे स्कैम चल रहा है आपके, तभी से बता दे रहा हूँ मैं। तभी तो इतना लल्लू पेपर देते हैं उनका 9 10 का। हमारा पेपर देखो और उनका पेपर देखो। ठीक है। ओके। और दुख की बात यह है कि लोग सोचते हैं कि वहां पे फाउंडेशन होता है, नहीं होता है फाउंडेशन। अगर वो कराते रहते ना, तो एक्चुअल में पेपर का लेवल 10 से 11th वाले बच्चों का जो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं ना, उनका लेवल अच्छा होता है। आज आपने टेस्ट दिया ना, ठीक है, लेवल चेक करो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल टेल्स ट्रूथ। ओके, मैं एक काम करता हूँ ना, लेवल देखना है ना, तो ये क्वेश्चन आप अपने ट्यूशन टीचर से पूछना। ठीक है। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर ट्यूशन टीचर। बस मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि यहाँ पे टीचर्स का क्या लेवल है पालनपुर में, है ना, या नॉर्थ गुजरात में फॉर दैट मैटर। ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने ट्यूशन टीचर से पूछना। तो क्वेश्चन अगर दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन अपने ट्यूशन टीचर से पूछना। ठीक है, और कमेंट में बताना इस वीडियो के क्या आंसर दिया उन्होंने, है ना। ठीक है। ओके, मैं 99% श्योर हूँ गलत आंसर देंगे। ठीक है। ओके। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इज 3 times द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n+1। ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। ठीक है। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल, अब पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। तो एन के जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स किसको बोलते हैं, जैसे 23 है, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 2 + 3 5, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स हो गया 5। जैसे 57 है, इसका सम ऑफ डिजिट्स 5 और 7 मिलके 12। ठीक है। मतलब जो भी है अंक है ना, उनको जोड़ दो, सम ऑफ डिजिट्स कहलाता है। तो किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट जो है ना, एन नंबर का सम ऑफ डिजिट जो है 3 गुना है n+1 का। ठीक है। अब एन से तो n+1 तो एक ही ज्यादा है, तो एक ही ज्यादा वाला नंबर लेते हैं, एक मतलब एक नंबर लेते हैं, उसको एक ज्यादा करके देखते हैं। कोई भी नंबर ले, 23 और 24, है ना। इसको एन बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है। अब इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 5। और इसका तो हमेशा एक ही ज्यादा होगा ना, क्योंकि जब आप एक ज्यादा करते हो तो ये वाला तो एज इट इज रह जाता है, और ये एक बढ़ जाता है। तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 2 और 3 मिलके 5, इसका 6। लेकिन यहाँ तो 3 गुना होना है। ठीक है, तो 5 का 3 गुना तो होता ही नहीं है, 6। ठीक है, यानी ये वाला नंबर नहीं हो सकता, है ना। अब 3 गुना तभी हो सकता है, एक से बढ़ना है। अब एक से बढ़ा के 3 गुना पॉसिबल है ही नहीं। कोई नंबर को आप एक से बढ़ाओगे वो 3 गुना नहीं हो जाता। जैसे एक्स को आप एक से बढ़ाओगे तो क्या ये 3 गुना हो जाएगा इसका। तो इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.5, नॉट पॉसिबल। ठीक है, डेसिमल में तो आ ही नहीं सकता है ना, नंबर है ना यहाँ पे, मतलब होल नंबर है ना जो भी। ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब तभी हो सकता है ये चीज, जो हमें लग रहा है पॉसिबल नहीं, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। ये तभी हो सकता है ना जब जीरो आ जाए। जीरो कैसे आ गया, जैसे 29 है, 29 का 30 हो जाए। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 11, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 3। ठीक है। तो n+1, एक बार फोन साइलेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स ज्यादा है और नंबर को बड़ा करने के बाद कम हो गया, क्योंकि जीरो आ गया ना, एक जीरो आ गया तो सम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है। तो ऐसा टाइप का चीज होना चाहिए, है ना। यानी नंबर जो होना चाहिए, एक 10 का मल्टीपल होना चाहिए, उससे एक कम होना चाहिए। समझ में आई बात। ये जो क्वेश्चन में लिखा गया ना 3 times, तो नंबर को एक बढ़ाने से सम ऑफ डिजिट तभी घट सकता है जब नंबर ऐसा टाइप को लास्ट में 9 हो, ताकि वो 9 जीरो बदल जाए एक बढ़ाने से। ठीक है। ओके। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इज 3 times द सम। अब सबसे छोटा वैल्यू पूछा गया है एन का, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन का। इसका मतलब सबसे कम संख्या वाला नंबर होगा, सबसे कम डिजिट्स वाला नंबर होगा। ठीक है। अब एक डिजिट में तो पॉसिबल है नहीं, तो 2 डिजिट का नंबर लेना होगा, है ना। एक डिजिट का पॉसिबल कहाँ से है, कहीं से भी नहीं है। देख लो एक डिजिट के नंबर आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, वैसे करते करते 9 तक, यही सब तो है। ठीक है। तो इसका सम 7 आएगा, इसका सम 8 आएगा, तो कभी 3 गुना होगा ही नहीं। ठीक है। तो एक डिजिट में तो पॉसिबल है ही नहीं। 2 डिजिट वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 डिजिट में पॉसिबल नहीं रहेगा तो फिर 3 में जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे छोटा सम चाहिए। तो जितना कम संख्या होगा उतना कम सम आएगा, है ना। तो 2 डिजिट में कर रहे हैं। ठीक है। अब एन मान लेते हैं, जो भी नंबर आप जैसे देखते हो, जैसे आपको मान लेते हैं ये नंबर देख रहे हो 25, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कैसे लिखते हो आप, सम ऑफ डिजिट्स कैसे लिखते हो आप, 2 + 5। ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स का कितना हो जाएगा, 2 + 5 यानी 7, है ना। अब इस 7 अगर आपको एन के लिए लिखना है, एन के लिए कैसे लिखोगे, तो मैंने एग्जांपल दिया ना, 25 का 7 हो गया। अब कोई भी जनरल नंबर एन है, उसका सम ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे। तो मान लेते हैं कि एन जो है ना, एन में है
एक्स और वाई, तो एन इज इक्वल टू, या 3 टाइम्स करना है ना, तो एक काम करते हैं ना, 9 वाला होना चाहिए ना, तो एक एक करके चेक कर लेते हो, ज़्यादा जल्दी होगा। तो जैसे 9 को 10 कर दो, यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ सम डिजिट 9 है, यहाँ सम डिजिट 1 है, हमें 3 गुना चाहिए, ठीक है। फिर 19 को 20 कर दो, यहाँ सम डिजिट 10 है, यहाँ 2 है, तो 5 गुना है इसका, हमें 3 गुना चाहिए, ठीक है। 29 को 30 कर दो, तो ये भी नहीं है, यहाँ 11 है सम ऑफ डिजिट्स, 9 और 2 11, यहाँ पे 3 है, ये 3 गुना नहीं है ना। 39 को 40 कर दो, यहाँ तो हो गया, 9 और 3 मिलके 12, और 4 और 1 मिलके, 4 और 0 मिलके 4, तो ये 3 गुना हो गया। तो यानी ओरिजिनल नंबर कितना है, ये हो गया, ठीक है। एन क्या होगा, 39, इसलिए n+1 क्या हो गया, एक जोड़ने का 40, ठीक है। तो 39 हो गया एन की वैल्यू, तो एन का सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, 9 3 12 12। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है, एक 6 डिजिट का नंबर है, उसमें ये सब डिजिट्स यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, और एक एक बार यूज हो रहा है। और पहला 2 डिजिट जो है ना, वो 2 का मल्टीपल है, दोनों के दोनों ने ए और बी मिला के, जैसे मान लो पहला 2 डिजिट है 23, 23 2 का मल्टीपल है, वैसा कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है। वैसे पहला 3 डिजिट को मिला के जो नंबर बन रहा है ना, वो 3 का मल्टीपल है। वैसे पहला 4, 4 का मल्टीपल है, पहला 5, 5 का मल्टीपल है, पहला 6, 6 का मल्टीपल है, ठीक है। ओके, अब आपको पता करना है कि छठा नंबर क्या हो सकता है, छठा वाला संख्या एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। अब पहला दो, इसको ये मिला के एक इवन नंबर बन रहा है, मतलब बी, इनमें से क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 4 और 6, क्योंकि इवन नंबर होने के लिए एंड में 2 4 या 6 होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब पहला 4 जो है 4 का टेबल में आ रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया है, तो 4 के टेबल में कब आ सकता है, जब डी भी 2 के टेबल में आता हो। अब 2 के टेबल में आता हो मतलब 2 4 6, क्योंकि 0 और 8 पॉसिबल नहीं है ना, इस संख्या में से बस 2 4 6 पॉसिबल है। वैसे पहला 6, मतलब पहला 6 क्या है, ये 6 डिजिट का जो नंबर है, ये 6 से डिविजिबल है। अब 6 में क्या होता है, 2 और 3 होता है, तो अगर 6 से डिविजिबल है मतलब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो बस 2 से डिविजिबिलिटी देखोगे तो अपना हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, एफ की वैल्यू भी 2 4 6, यही 3 हो सकता है, ठीक है। तो अब जितने भी इवन नंबर है ना, वो यहाँ यूज हो गए, तो यहाँ 2 यूज होगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ऐसा जो भी, ठीक है। दो इवन नंबर्स यहाँ पे खपत हो गए, अब क्या बचा, 1 3 और 5। अब पहला 5 डिजिट जो है वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल जितने भी होते होंगे ना, सबके अंत में या तो 0 आता है या तो 5 आता है, जैसे 50 के अंत में 0 आया, 55 के अंत में 5 आया, ठीक है। तो ई तो 5 होना चाहिए, क्योंकि तभी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो ई तो 5 हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ, तो यही दोनों जगह बचा है, तो 1 और 3 के लिए ये दोनों जगह बचा है, ठीक है। तो अभी तक ये पता चला हमें, है ना, ठीक है। अब 2 4 6 तो यहाँ यूज हो गया, तो आपसे क्या पूछा जाता है, एफ की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ना, ठीक है। उसमें भी अब हम लोग को बोला कि अभी तक एक चीज कौन सा यूज नहीं किया है, कि ए बी सी जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, अभी तक यूज नहीं किया हम लोग, है ना, इसको यूज करते हैं। तो ए बी सी 3 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब क्या है, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 3 का टेबल में आना चाहिए, 3 6 9 12 ऐसा कुछ, जो भी, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे तो नहीं आ रहा है ना, सॉरी, इनको तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 होगा, तो ऐसे ही होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, 4 3 7 1 8, नहीं 3 का टेबल में नहीं आ रहा है, इनको जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा, 6 3 9 1 10 नहीं आ रहा, ठीक है। और क्या बचा है, 1 4 3, 4 3 7 1 8 नहीं आ रहा, ठीक है, तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, यानी यही 3 होगा, या 3 2 1, ये भी हो सकता है, या तो 3 2 1, या 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ तो 2 होना चाहिए, 4 के साथ भी आप नहीं कर पा रहे, देखो सिंपल है, अगर नहीं समझ में आया, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 1 होगा, तो यानी इन दोनों को जोड़ के तो 4 आ रहा है ना। अब 4 में क्या जोड़ो इन सब में से, कि 3 का मल्टीपल बन जाए, तो 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, तो इसमें हो रहा है। 4 में 4 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा है। 4 में 6 जोड़ते हैं 10 हो जा रहा है, 10 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी 4 और 6 तो यहाँ से नहीं होंगे, यहाँ बस 2 ही होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ से, यहाँ पे 2 आ गया। अब कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ जगह 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 यहाँ से हटा दो, ठीक है। हो तो गया, दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, 10th 11th में ऐसे नहीं आ जाते हो, तो आ तो जाते ही हो, और ये स्कूल आपको तो और आने में मदद करता है। 11th में साइंस लेना है तो इतना सोचना आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसको अलग से कोई पढ़ाने का भी चीज़ नहीं है, ये सब इससे मेंटल एबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको ऊपर कर देते, इसको ऊपर कर देते, ठीक है। ओके,
तो यहाँ 4 और 6 कुछ भी हो सकता है ना, अभी तक ये आया। और कोई पॉसिबिलिटी है? अब 1 2 3 4 हो गया, 3 2 1 6 हो गया, हाँ कुछ भी हो सकता है अब तो। ठीक है, यहाँ बस इन दोनों में से कोई भी, यहाँ भी इन दोनों में से कोई भी। हाँ, तो यही 2 नंबर पॉसिबल है यहाँ पे। एक तो ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, या तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 1 होगा। 4 और 6 में डिसाइड कर सकते हैं क्या? अब 34, हाँ यहाँ भी डिसाइड कर सकते हैं, सॉरी। अब 34 तो, अगर इसको देखे, एंड में अगर 34 है, तब क्या 4 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 34 4 के टेबल में नहीं आता। तो ये नंबर 4 का मल्टीपल तभी होगा जब ये 4 के टेबल में आता हो। तो 34 तो नहीं आएगा, 36 आता है। 1 4 आर नहीं होता है, 1 6 आता है। ठीक है, 34 नहीं हो सकता, 36, 1 6 और 1 4 भी नहीं, है ना। तो 4 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, समझ में आया ना, क्योंकि 34 भी नहीं हो रहा है, 14 भी नहीं हो रहा ना। 34 4 के टेबल में आता है ना, ये तो 4 तो नहीं हो सकता। तो 4 यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, तो 4 को यहाँ होना पड़ेगा, है ना, यानी 6 को यहाँ होना पड़ेगा। तो एफ क्या ले सकता है? बस 4 ले सकता है। तो एफ क्या वैल्यू ले सकता है? बस 4। ठीक है, तो यही दोनों दो ही नंबर पॉसिबल है यहाँ पे, 1 2 3 6 5 4, ये एक नंबर, और 3 2 1 6 5 4 ये दूसरा नंबर। ठीक है, तो एफ में 4 होगा, ओनली 4। Okay, a number is to be written in each circle of the diagram in such a way that the sum of the numbers in three touching circle is always the same. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नंबर्स लिखना है ताकि तीन सर्कल, जो भी तीन सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ना, सबका सम सेम आए। ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन, व्हाट इज द सम। ठीक है, तो ये इसमें जो जो नंबर्स रहेंगे ना, उनका सम पूछा गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो भी होगा, उसमें दो जोड़ेंगे तो जो भी आएगा, उसमें ये नंबर जोड़ेंगे तब भी वही आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे एक तीसरे, मतलब सबको एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये तीनों भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब भी कोई दो सर्कल किसी और दो के साथ कॉमन हो, जैसे ये दो सर्कल इसके साथ भी है, तीन का जोड़ा बनाने के लिए, तीन का जो भी ट्रिपलेट बनाने के लिए, तिक्की बनाने के लिए, इसके लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ दो है तो यहाँ भी दो होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका सम कुछ भी हो, उसमें दो जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा, यहाँ भी वही आना चाहिए। क्वेश्चन ने बोल दिया है, जो भी तीन सर्कल टच कर रहे सबका नंबर सेम आएगा। ठीक है, अब उसी लॉजिक से फिर से लगाएंगे, इनके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4। ठीक है, वैसे ही ये ऐसा है तो ऐसा, और ये ऐसा है तो ऐसा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक है तो, हाँ यहाँ एक है, ये दोनों के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, ये दोनों के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों का सम जितना आना चाहिए, इन तीनों का भी उतना ही आना चाहिए। अब ये तो कॉमन है दोनों में, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, तभी सम सेम आएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ 1 आ गया, तो ये 1 इधर किधर जा सकता है, यहाँ भी 1 आ गया, है ना, ये दोनों के साथ ये भी आएगा, ये भी आएगा 1। ठीक है, देख लो, इन तीनों का सम जितना आएगा, इन तीनों का भी उतना आएगा। ठीक है, अब क्या बचा, ये दोनों हो गया, हाँ ये दोनों के साथ ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2, फिर यहाँ 1, उसी लॉजिक से, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4। देखो, ये तीनों भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये तीनों भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ 1 1 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, वैसे ये दोनों इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, so on। तो इन सबका सम निकालना है, तो 4 2 6, 4 2 6, 6 6 12 1 13। ठीक है, ओके, इन द डायग्राम we see two touching circles and the diameter through the common point. The outer circle has a chord parallel to the diameter with, ठीक है, तो बेसिकली दो सर्कल है, दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट है इसका। ठीक है, और इसके लिए एक कॉर्ड है ना, जो ही बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ द ग्रे रीजन, तो शेडेड वाले पोर्शन का एरिया। ठीक है, इस लाइन का मतलब बस यही कि दोनों पैरेलल है, तो ये मत सोचना ये इसके बराबर है, बस पैरेलल है ना, पैरेलल। ठीक है, ओके, तो हमें ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, और बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल के सेंटर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट को भी इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्राइंगल देखो आप, है ना, ये डिस्टेंस तो इसके बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का दूरी हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस ए है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, बड़े वाले का सेंटर से लेके बड़े वाले का बाउंड्री के बीच का दूरी, इसको बी मान लेते हैं ना, बड़े वाले का रेडियस बी मान लेते हैं। ठीक है,
ओके, तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया होना चाहिए बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस बी है, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई बी स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस ए है, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो बस, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से आपको दिख रहा है ना। अब आपको ये पता होगा प्रॉपर्टी कि सर्कल का जो भी डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब सॉरी सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे किसी कॉर्ड पे, तो ये बाइसेक्ट करता है। तो ये 8 है, मतलब ये टोटल 16 है, तो ये 8 है, ये भी 8 है ना, ये 8 है, वैसे ये भी 8 है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन ले लो पाई को, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है, 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर मतलब 64। ठीक है, 64। तो आंसर आ गया आपका 64 पाई, है ना। अब क्वेश्चन में जो लास्ट ऑप्शन है ना, इट कैनॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड, मतलब इस जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, उससे हम लोग पता नहीं कर सकते आंसर, वो भी यूनिकली पता नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या चीज़ के लिए पॉसिबल है, जो पूछा गया उसका तो हमें मिल गया। हमें एरिया पूछा था ग्रे रीजन का, वो आ गया 64 पाए। तो आंसर आ चुका है अपना 64 पाए। ठीक है, तो आंसर तो अपना 64 पाए है ना। क्या नहीं पता कर सकते हम लोग, यहाँ पे रेडियस, ए और बी की वैल्यू नहीं पता कर सकते। हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पता है, लेकिन ए और बी की वैल्यू पता नहीं कर सकते, इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, ठीक है। द नंबर 8 एंड अनदर नंबर x इज रिटन ऑन ए बोर्ड, आर रिटन ऑन ए बोर्ड। 8 चिल्ड्रेन गो टू द बोर्ड। ठीक है, 8 और x लिखा हुआ है बोर्ड पे, 8 बच्चे जाते हैं एक एक करके बोर्ड के पास, और जितना भी नंबर लिखा हुआ है बोर्ड में ना, उसका एवरेज को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, मतलब ये लिखते जाते हैं वहां पे। तो लास्ट जो 8वां बच्चा है वो 26 लिखा है। तो ठीक है, अगर आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स है और हमेशा उसका एवरेज कोई आप वहां पे डालते जाओगे, तो एवरेज चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो नंबर है, जैसे 5 और 9। ठीक है, इसका एवरेज कितना आएगा, 7 आएगा। 5 + 9/2 7। तो आप इसमें 7 ऐड करो ना, अब भी एवरेज वही आएगा। तो 5 और 9 का एवरेज इतना होगा ना, 5 9 और 7 का ही वही होगा। ठीक है, इसका एवरेज हो जाएगा इतना, इसका एवरेज हो जाएगा इतना, दोनों सेम आएगा 7 के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप कितना भी नंबर ऐड कर दो, अगर हमेशा जो नंबर ऐड कर रहे हो वो एवरेज के ही बराबर है, तो यानी एवरेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यानी जो लास्ट बच्चे ने कितना नंबर डाला था, 26 डाला था, तो यानी एवरेज 26 ही होना चाहिए, चाहे कितने भी नंबर्स हो। तो 8 और x का भी एवरेज 26 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 8 प्लस एक्स 52 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 52 में से 8 घटा दो 44। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया तो देखते हैं। तो आपके पास 8 है और 44 है, इनका एवरेज कितना आएगा, 26 आएगा, चेक कर लो। ठीक है, तो एवरेज 8 और 44 का कितना आएगा, 26। ठीक है, ओके। अब अगर आप 8 और 44 में 26 डाल दोगे, तो इन तीनों का एवरेज भी 26 ही तो आएगा, चेक कर लो आप। ठीक है, और कितना भी 26 डालते जाओ, एवरेज वही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एवरेज है, 3 नंबर का एवरेज अगर 26 है, एक और 26 डाल दोगे तब भी एवरेज वही आएगा। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन डी। ओके, अभी यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे खाली फिजिक्स और मेंटल एबिलिटी करने वाला हूँ। केमिस्ट्री और बायो आप इंटरनेट से भी देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आता केमिस्ट्री बायो, इसलिए व्हेन टू रेजिस्टेंसेस, फिजिक्स मैथ्स और वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस R1 R2 दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो 12 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किए तो 50 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों पावर का रेशियो, मतलब R1 वाले पावर और R2 वाले पावर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो 2 बार लगाते हैं इसको। तो पहले केस में पावर है 12, और पहले केस में दोनों को सीरीज में रखे हैं ना, तो RS मान लेते हैं इक्विवेलेंट। दूसरे केस में पावर है 50, और दूसरे केस में पैरेलल में रखे हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया है R1 R2 का पावर का रेशियो। ठीक है, अब R1 R2 का पावर, R1 का पावर हो जाएगा V²/R1, और R2 का पावर हो जाएगा V²/R2। अगर आप दोनों का रेशियो लोगे तो V² कैंसिल हो जाएगा, R2/R1 बचेगा। तो आपको बेसिकली R2/R1 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे,
तरीके हैं बहुत। तो चलो सीरीज का वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ से सीरीज वाला वैल्यू मिल रहा है आपको v² बाय 12, और यहाँ से पैरेलल वाला वैल्यू मिल रहा है v² बाय 50। ठीक है, चलो एक काम करते हैं अब। ये जो मिला है ना, अब सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2, है ना, और पैरेलल का क्या होता है, R1 R2 / R1 + R2। ठीक है, तो R1 R2 सीरीज वाले का वैल्यू इतना है, सीरीज वाले का वैल्यू इतना है, और पैरेलल वाले का मैंने यहाँ लिख दिया v² बाय 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, R1 + R2 की वैल्यू इतना यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो या ज़्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि हम लोग v² को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी 12 × R1 R2, क्योंकि हमें v नहीं चाहिए ना, और यहाँ से v² की वैल्यू हो जाएगी 50 × दिस। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों v² के बराबर है, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बराबर है इसके। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो R1 R2 को उधर भेज देंगे, तो R1 R2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको खोले अगर, तो ये 50 R1 R2, और यहाँ पे 12 R1² + R2², तो हमें तो R1/R2 चाहिए ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस पूरे चीज़ को R1 R2 से डिवाइड कर दो, तो इसको उधर लेते जाओ, बस मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी सबको काट दो, जरूरत नहीं है। अब ये हो जाएगा 50/12, और ये हो जाएगा R1² + R2² +2 R1 R2। ठीक है, ऊपर वाला लिख दिया मैंने, और नीचे है R1 R2। ठीक है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, थोड़ा सा जगह और चाहिए होगा, ये बस कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये R1/R2, यहाँ पे हो जाएगा ये R2/R1, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 × 25 2 × 6। ठीक है, अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, आपको चाहिए R2/R1, तो R2/R1 की वैल्यू चाहिए ना, तो R2/R1 को x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x + x + 2। ठीक है, हो तो गया। बस अब इसको ऊपर लेते जाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25/6 में से 2 चला दो, 12, तो 13/6 = x + 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 1/x = 13/6। तो x² - 13/6x + 1 = 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ओके, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ। वो तो आप स्टूडेंट हो ना, आपको करना है कॉपी पेन से, मैं तो कैलकुलेटर से कर सकता हूँ ना। तो 13/6, 13/6, 13/6, इसका स्क्वायर चाहिए 2.16 का स्क्वायर चाहिए, 2.16 का स्क्वायर -4 का अंडर रूट, तो 0.8, तो ये वाली चीज़ 0.8 आए। ठीक है, अब 13/6 है 2.1, तो ये 2.1 हो गया, 2.1 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.45 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ओके, तो 1.45 और एक वैल्यू आ सकता है ना, 13/6, 2.16 था, -0.8 करते डिवाइडेड बाय 2 करते, तो 0.68 भी आ सकता है, 0.68 है ऑप्शन में, 0.68 ऑप्शन में नहीं है ना, तो सिर्फ 1.45 के पास नियरेस्ट कितना है, 1.5। ठीक है, शायद एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो और वहां पे आ जाता। ओके, ये साफ कर दिया हम लोग। ठीक है, तो अभी 1.45 अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है। क्या पता एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद भी इतना नहीं आएगा,
तब तो इसको ले लेंगे, ठीक है। उसका टेंशन मत लो, तो बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है। और कैलकुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता 11 12 में, आपको समझ में आ जाएगा। अभी 10th के बच्चे होंगे तो इनके बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पता चल जाएगा आपको 11th में तो आओ। साइंस में हो 11th में हो तो कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है क्वेश्चन का, लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अ करंट कैरिंग कॉइल लूप इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड, द प्लेन ऑफ द लूप विल पॉइंट, ठीक है। तो लूप का प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग रहेगा, तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ray of light passes through equilateral prism just that the angle of incidence is equal to angle of emergence, ठीक है। if the angle of the incidence is 45, तो एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डेविएशन क्या होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 है, एंगल ऑफ इमरजेंस भी 45 है, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, इक्विलेटरल प्रिज्म है मतलब 60 है, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। अ कॉइल डेवलप्स 800 कैलोरी पर सेकेंड जब उसमें 20 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई हो रहा है अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। तो इतना वोल्टेज पे इतना, ये पावर है, हीट नहीं है, पावर है ना, पर सेकेंड बोल दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कॉइल का क्या होगा, तो आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये, तो वोल्टेज है 20, ठीक है। अब ये ऐसा यूनिट में वोल्टेज है, वोल्ट में है, लेकिन ये जो है पावर, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, कैलोरी में है। तो कैलोरी को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, कैलोरी वाला पोर्शन को जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ बोल दिया है 4.2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 402, तो 1/8.4, ठीक है। अब 8.4 मतलब आपका 1/8 होता है 0.125, 0.125 से थोड़ा छोटा, यानी ये हो जाएगा, एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए ना। 1/8.4, 0.119, हाँ 0.12, ठीक है। ओके ओके। अब एक फिर से इसका क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, हाँ, मेंटल एबिलिटी का। देर आर 12 चिल्ड्रेन एट ए पार्टी इंक्लूडिंग 3 पेयर्स ऑफ ट्विंस, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 6 ब्लू हैट्स एंड 6 रेड हैट्स, ठीक है। तो टोटल आपके पास, फोन मत बजो अभी, टोटल आपके पास 12 बच्चे एक पार्टी में, 12 में से जो 3 जोड़ा है ना वो ट्विंस का है, मतलब टोटल 6 बच्चों ट्विंस है ना, 6 बच्चे, बाकी 6 बच्चे जो अलग है, बाकी शुरू वाले 6 बच्चे मान लो ट्विंस है, ठीक है, शुरू एंड से मतलब नहीं है। तो आपके पास 6 ब्लू टोपिया है, 6 लाल टोपिया है, आपको पहनाना है बच्चों को सच दैट ईच पेयर ऑफ ट्विंस वेयर हैट्स ऑफ द सेम कलर, तो हर जुड़वा बच्चा सेम कलर का टोपी पहने, ठीक है। ओके, तो मान लो सबको बच्चों को नाम दे देते कुछ। तो पहला, 2 बच्चे जो ट्विंस हैं A1 A2, दूसरा B1 B2, तीसरा ट्विन C1 C2, ठीक है। ये टोटल 6 बच्चे हो गए, है ना, 3 ट्विंस का वो ग्रुप, और उसके बाद सब अलग अलग है, D E F G H I, है ना। तो ये 6 बच्चे सेम सेम दिखने वाले, मतलब 6 के 6 सेम ने, दो दो सेम दिखेंगे, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बाकी ये 1 2 3 4 5 6 अलग, तो 6 और 6 मिलके 12 हो, ठीक है, ये 12 बच्चे हो गए। अब आपके पास रेड 6 रेड है और 6 ब्लू हैट है, तो 6 रेड हैट है, 6 ब्लू हैट है, ठीक है। आपको इनको पहनाना है और ट्विंस लोग को सेम कलर पहनना है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या वो देख लेते हैं, ट्विंस को सेम कलर पहनाना है, याद रखना इस चीज को, ट्विंस को सेम कलर पहनाना है, तो मैं पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि ये पहला ट्विन, दूसरा ट्विन, तीसरा, बाकी उधर का 6 का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता चल जाएगा आपको अभी। तो पहला ट्विन अगर रेड पहनेगा, पहला जुड़वा बच्चा रेड पहनेगा, तीनों ही जुड़वे बच्चे मान लो रेड है, ये एक पॉसिबिलिटी, तीनों ही जुड़वा बच्चे ब्लू है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये रेड है, ये ब्लू ब्लू, है ना, फिर ब्लू रेड ब्लू, और फिर ब्लू ब्लू रेड, ये 3, ठीक है। और क्या 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि, अब देखो अभी तक क्या कर रहा था मैं, तीनों को रेड रखा था, तीनों को ब्लू, पहला ये है ना। अब 2 ब्लू 1 रेड, ठीक है, 2 ब्लू 1 रेड, 2 ब्लू 1 रेड, है ना। अब आखिरी में 2 रेड 1 ब्लू, तो 2 रेड 1 ब्लू, 2 रेड 1 ब्लू, 2 रेड 1 ब्लू, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 6 7 8,
है ना? ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना? ठीक है ना, अब हो तो गया। ओके, अब तीनों ही रेड पहन लिए हैं, तो दो रेड यहाँ यूज हो गया, दो रेड यहाँ, दो ही रेड, तो छह ही रेड टोपियां तो थी, तो छह ब्लू टोपियां यहाँ बची हुई है। ठीक है, तो पहला ये छह बच्चे रेड 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 पहन लिए, ये ब्लू 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 ब्लू, तो इसको करने का कितना तरीका, एक तरीका है। ठीक है ना? ओके, क्योंकि ये बच्चा ब्लू पहने या ये बच्चा दूसरा, मतलब ये ब्लू पहन के ये दोनों टोपी एक्सचेंज भी कर लेंगे तब भी सेम ही दिखेगा, क्योंकि दोनों टोपी ब्लू ब्लू है। ठीक है, और वैसे यहाँ पे भी याद रखना आइडेंटिकल ट्विंस है, तो ये रेड पहने ये रेड पहने, दोनों एक्सचेंज भी कर लेगा तो सेम दिखेगा, क्योंकि चेहरा भी सेम है। ठीक है, तो इसका तो एक, तो इस पूरी चीज का एक पॉसिबिलिटी है। वैसे सेकंड वाले का भी वही, रेड के बदले बस क्या आ गया, ब्लू आ गया। ठीक है, सेकंड वाले का ही। अब इसको देखते हैं, ये तीनों आइडेंटिकल है उस सेंस में कि एक रेड है दो ब्लू है, एक रेड है दो ब्लू है, एक रेड है, सॉरी एक रेड है दो ब्लू है ना, तो इसका जितना आएगा इसका ही वही आएगा, इसका ही वही आएगा। ठीक है, तो किसी एक का निकाल लेते हैं। अगर इसका देखें हम लोग, हाँ आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सिलेबस के बाहर है तो गलत लग रहा है। हम लोग काउंटिंग का प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे ब्राइट ट्यूलिप में तो पढ़ाया गया है, 9th 10th में मैंने ही पढ़ाया है तो मुझे पता है। ठीक है, फिर जेई मेन के क्वेश्चन भी किए थे हम लोग, वो भी पता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो दो ब्लू एक रेड, अब ऐसा कब होगा, अब इसको करने का कितना तरीका है, तो दो टोपी रेड का तो यहाँ यूज हो गया, चार टोपी ब्लू का यहाँ यूज हो गया, है ना? दो टोपी इसमें, दो टोपी इसमें, तो चार ब्लू यूज हो चुका है, दो रेड यूज हो चुका है, तो चार ब्लू यूज हो चुका है, तो दो ब्लू बचा हुआ है, और चार रेड बचा हुआ है। ठीक है, दो रेड यहाँ यूज हो गया, चार ब्लू यहाँ यूज हो गया, तो इतना, है ना? अब याद रखना आपके पास दो ब्लू है चार रेड है और ऐसे लोग खड़े हुए हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं इन छह टोपियों को यहाँ पे अरेंज करने का, जितने तरीका हो सकता है अरेंज करने का उतना तरीका हो सकता है इनको पहनाने का टोपी, है ना? तो दो ब्लू और चार रेड, तो इनको अरेंज करने का कितना तरीका होगा, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? ब्राइट में, सिर्फ ब्राइट में ही पढ़ाया जाता है ये सब 9th 10th में। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, है ना? टोटल 6 ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल है तो दो से डिवाइड कर दो, ये चार आइडेंटिकल है चार से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 30 बाय 2 15, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये 15 हो गया तो ये भी 15 होगा, और ये भी 15 होगा। ठीक है, ओके, अब इसका भी तो 15 15 ही आएगा, आपको ट्राई करना तो कर लो, क्योंकि यहाँ भी वही है, दो रेड है एक ब्लू है, तो दो रेड मतलब चार रेड टोपी यूज हो गया, दो ब्लू हो गया, तो दो रेड और चार ब्लू बचा हुआ है, तो फिर से यही होगा। ठीक है, तो 15 का 6 आ गया, तो 15 छक 90 और दो 92, तो टोटल कितने तरीके हैं, 92, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर कोई 8th 9th का बच्चा ये क्वेश्चन देखा और आपको लग रहा है कि 11th 12th में पढ़ाया जाएगा नहीं, ब्राइट में रहोगे तो आपको 9th 10th में, 9th में उतना नहीं तो 10th में तो पढ़ाया जाएगा, 10th में पिछले साल मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे बोला गया है देर आर 4 बाउल्स विथ स्वीट्स ऑन ए टेबल, तो एक टेबल पे चार बाउल है। द नंबर ऑफ स्वीट्स इन द फर्स्ट बाउल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बाउल्स विथ वन स्वीट, तो पहले बॉयल बाउल में, पहले कटोरे में उतना ही मिठाई रखी गई है जितना कटोरा विथ एक मिठाई। ठीक है, जैसे पहले बाउल में अगर तीन मिठाई है मान लेते हैं, तो तीन कटोरा होगा जहाँ पे एक एक मिठाई होगी। ठीक है, पहले बाउल में अगर दो मिठाई है तो दो कटोरा होगा जहाँ पे एक एक मिठाई होगी। ठीक है, पहले बाउल में अगर छह मिठाई है तो छह कटोरा होना चाहिए जहाँ पे एक एक मिठाई है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल चार ही कटोरा है। ठीक है, ओके, वैसे वही रूल सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले बॉयल में उतनी ही मिठाई है जितना नंबर ऑफ बाउल्स विथ टू स्वीट्स। ठीक है, तो सेकंड वाले बाउल में उतनी ही मिठाई है जितना दो स्वीट वाले बाउल्स होंगे, मतलब सेकंड वाले में अगर तीन मिठाई है तो तीन बाउल में दो दो मिठाइयाँ होंगी। ठीक है, सेकंड वाले में अगर दो मिठाई है तो दो बाउल में दो मिठाइयाँ होंगी, बाकी ये दोनों में नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड वाले बाउल में अगर एक मिठाई है तो बस एक बाउल में दो मिठाई होगी, है ना? वैसे थर्ड बाउल के लिए वही है। अब फोर्थ बाउल में अलग रूल है, फोर्थ बाउल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बाउल्स विथ नो स्वीट्स। अब फोर्थ बाउल में, फोर्थ कटोरे में उतना ही मिठाई है जितने बाउल में एक भी मिठाई नहीं है। ठीक है, जैसे अगर फोर्थ बाउल में अगर एक मिठाई है, एक स्वीट है, वन एस मतलब एक स्वीट, तो एक डिब्बा होगा तीनों में से जिसमें एक भी मिठाई नहीं है, नो स्वीट, या तो ये हो सकता है या तो ये या तो ये। दो डिब्बा नहीं हो सकता कि इसमें भी एक भी मिठाई नहीं है, इसमें भी एक भी मिठाई नहीं है, नो स्वीट नो स्वीट, क्योंकि अगर यहाँ पे एक मिठाई है तो एक ही डिब्बा होगा जहाँ पे एक भी मिठाई ना हो। ठीक है, फोर्थ वाले के लिए रूल लगे, बाकी पहला तीन के लिए तो सेम रूल है ना? अब फोर्थ वाले को एनालाइज करना आसान है, तो अगर मैं अलग अलग केस देखूं तो फोर्थ वाले में क्या क्या हो सकता है, एक भी मिठाई नहीं हो सकता है, एक मिठाई हो सकता है, वो नो एस, एक मिठाई हो सकता है, दो मिठाई हो सकता है, तीन मिठाई हो सकता है, चार मिठाई हो सकता है, चार से ज्यादा तो नहीं हो सकता।
ठीक है, वो देख लेंगे अभी आगे आके फिर से। तो अगर इसमें एक भी मिठाई नहीं है, तो कितने डिब्बे अभी आपको दिख रहे हैं? एक भी मिठाई नहीं वाला एक दिख रहा है ना? तो अगर इसमें जीरो नंबर ऑफ मिठाई है, एक भी मिठाई नहीं है, मतलब कितनी मिठाई है? जीरो। तो जीरो डिब्बे होने चाहिए विथ नो मिठाई। तो जीरो डिब्बे होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक दिख रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे होंगे, पॉज करके सोचो इसके बारे में। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? या तो एक बार एक भी मिठाई नहीं है, तो हम लोग देख लिए पॉसिबल नहीं था, पहले लग रहा था हो सकता है, तो फिर ट्राई किया तो नहीं हुआ। अब एक और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट वाले डिब्बे यानी फोर्थ वाले बाउल में एक मिठाई है। तो अगर इसमें एक मिठाई है, तो जो बाकी तीन डिब्बे हैं ना, उसमें से एग्जैक्टली एक डिब्बा रहेगा जिसमें एक भी मिठाई ना हो। तो इसमें बस एक ही डिब्बा रहेगा जिसमें एक भी मिठाई ना हो। ठीक है, ओके। अब उसका पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं इसमें एक भी मिठाई नहीं है। किसी के एक को भी रख लो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी, इसमें भी। अभी मैं इसको लेके कर रहा हूँ आगे, है ना? फिर इसको भी लेके करूंगा, इसको भी लेके करूंगा, ठीक है? तो इसमें एक भी मिठाई नहीं है। ओके। अब अभी तक तो सब सही है। इसमें अगर एक मिठाई है, चौथे वाले में जितना मिठाई होगा उतने डिब्बे में एक भी मिठाई नहीं होगी। चौथे वाले में अगर एक मिठाई है, तो एक डिब्बे में एक भी मिठाई नहीं होगी। अभी तक तो ठीक है ना? अब तीसरे वाले के लिए क्या रूल था? तीसरे वाले में जितनी मिठाई होगी उतने डिब्बों में तीन मिठाई होगी, है ना? तो तीसरे वाले में कितनी मिठाई है? जीरो। तो जीरो डिब्बों में तीन मिठाई। तो यहाँ भी तीन मिठाई नहीं हो सकता, यहाँ भी तीन नहीं हो सकता। तो यहाँ भी तीन नहीं हो सकता, यहाँ भी तीन नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरे डिब्बे में अगर एक भी मिठाई नहीं है, एक भी नहीं है मतलब जीरो मिठाई है, तो जीरो डिब्बों में तीन मिठाई होगी। तो यहाँ भी मतलब एक भी डिब्बे में यानी तीन मिठाई नहीं है, तो यहाँ भी तीन नहीं होगा, यहाँ भी तीन नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ तीन नहीं होगा, यहाँ तीन नहीं होगा, याद रखना। तो तीन नहीं हो सकता, ठीक है। चार तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आप यहाँ अगर चार डालोगे, चार मिठाई, तो सेकंड डिब्बे में चार मिठाई मतलब चार डिब्बे में दो मिठाई होनी चाहिए। तो इसके अलावा तो चार डिब्बे बचे ही नहीं, तो कैसे हो सकता है? वैसे चार यहाँ भी नहीं डाल सकते, तो चार नहीं डाल सकते, डिब्बे कम पड़ जाएंगे। तीन नहीं डाल सकते, आपने देख लिया, तो दो और एक बचा। ठीक है, तो दो डाल के देखते हैं और एक डाल के देखते हैं। अब यहाँ दो डालोगे, यहाँ जैसे दो डालोगे, अगर सेकंड डिब्बे में दो मिठाई है, यानी दो डिब्बे में दो दो मिठाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो मिठाई होगा, तो इसमें भी दो मिठाई होगा, है ना? अब लेकिन जैसे इसमें दो मिठाई हो गया, अगर पहले डिब्बे में दो मिठाई है, तो दो डिब्बों में एक मिठाई होनी चाहिए। दो डिब्बों में कहाँ एक मिठाई है? बस एक डिब्बों में एक मिठाई है। तो ये दो दो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ दो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी देखते हैं। तीन, चार देख लिए नहीं हो सकता, तीन देख लिए नहीं हो सकता, दो देख लिए नहीं हो सकता। अब एक बचा है। तो यहाँ अगर एक मिठाई डाले, तो अगर सेकंड डिब्बे में एक मिठाई है, मतलब एक डिब्बे में दो मिठाई होनी चाहिए। तो एक डिब्बे में दो मिठाई, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे दो मिठाई। ठीक है, तो ये अब चेक कर लो, पूरा रूल बैठ रहा है इसके साथ। पहले डिब्बे में दो मिठाई है, तो दो डिब्बों में एक एक मिठाई होनी चाहिए। एक मिठाई यहाँ, एक मिठाई यहाँ, वन एस था ना? वन एस मतलब एक मिठाई, ठीक है। तो मिठाई बना भी देते हैं, मिठाई, है ना? ओके। और नो एस वाले में खाली रख देते हैं, ठीक है। ओके। वैसे सेकंड डिब्बे में एक मिठाई है, तो एक डिब्बे में दो मिठाई होनी चाहिए। एक डिब्बे में, बस एक डिब्बे में दो मिठाई। थर्ड वाले में एक भी मिठाई नहीं है, जीरो। अगर थर्ड वाले में एक भी मिठाई नहीं है, तो एक भी डिब्बे में तीन मिठाई नहीं होनी चाहिए। एक भी डिब्बे में तीन मिठाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फोर्थ वाले में एक मिठाई है अगर, तो एक डिब्बे में नो मिठाई होनी चाहिए। नो, एन ओ, नो, एक भी मिठाई नहीं, तो ये। तो चारों रूल फॉलो हो रहा है, तो ये एक सही तरीका है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर ये क्वेश्चन सही है, तो इसका एक ही आंसर होना चाहिए, है ना? तो इन पांचों में से एक ही आंसर। तो आपको बोला गया, तो हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर इन द बाउल्स इन टोटल? तो दो, एक तीन, एक चार, चार। तो एक पॉसिबिलिटी मिल गया, और क्वेश्चन सही है, तो ये होना चाहिए। आपको अगर टाइम है तो आप और पॉसिबिलिटी चेक कर लो, दो मिठाई वाला भी चेक कर लो, तीन वाला भी चेक कर लो। ठीक है, चलो मैं एक चेक करके दिखाता हूँ। इसमें अगर दो मिठाई है, दो स्वीट मतलब दो मिठाई, तो इसमें अगर दो मिठाई है, तो दो जगह एक भी मिठाई नहीं होगी। तो यहाँ भी मान लेते एक भी मिठाई नहीं है, यहाँ भी एक भी नहीं है। ठीक है, बाय द वे इस वाले केस में मैंने यहाँ पे एक भी मिठाई नहीं माना था, वैसे करके आप यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो। वो सब केसेस से भी आगे बढ़ना, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इक्वेशन से करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन अधिकतर बच्चों को टेंथ लेवल पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दो डिब्बों, इसमें अगर लास्ट वाले डिब्बे में दो मिठाई है, मतलब दो डिब्बों में एक भी मिठाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक भी मिठाई नहीं है यहाँ पे, है ना? तो एक भी मिठाई नहीं है। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं एक लिख दूँ, हाँ यहाँ पे पॉसिबल है एक, नहीं तो एक गलत हो गया ना। अब देखो, यहाँ हम लोग एक भी मिठाई नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि अगर इस डिब्बे में जितने मिठाई होंगी उतने डिब्बों में दो दो मिठाई होनी चाहिए। तो यहाँ एक है, तो यहाँ एक मिठाई तो होना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पे दो मिठाई दिख रहा है, तो दो मिठाई का एक डिब्बा तो होना चाहिए। तो एक मिठाई होना चाहिए, यहाँ दो मिठाई है, तो यहाँ एक। तो सेकंड डिब्बे में अगर एक मिठाई है, मतलब एक डिब्बे में दो मिठाई तो होगी, ठीक है। अब यहाँ एक है, तो अब जैसे यहाँ एक डालेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्यों? पहले डिब्बे में अगर एक मिठाई है,
तो एक ही डिब्बे में एक मिठाई होनी चाहिए, लेकिन दो डिब्बे में। और पहले डिब्बे में अगर एक भी मिठाई नहीं रखे, हाँ एक भी मिठाई अगर नहीं रखे, तो अगर पहले डिब्बे में एक भी मिठाई नहीं है, इसका मतलब है एक भी डिब्बे में एक मिठाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ है तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। वैसे करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो आपको बोला गया है एन नंबर्स का मीन एक्स है। तो अगर पहले नंबर को 1 से बढ़ा दे, दूसरे नंबर को 2 से बढ़ा दे, तीसरे नंबर को 3 से बढ़ा दे, और ऐसा ही करता जाए, यानी चौथे नंबर को 4 से, पांचवें नंबर को 5 से बढ़ा दे, तो नया मीन इन नंबर्स का क्या होगा, ठीक है। तो अगर एन नंबर्स का मीन यानी एवरेज एक्स है, तो उनका जोड़ क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स, है ना। ठीक है, अब पहले नंबर को 1 से बढ़ाए, अब 1 से बढ़ाएगा तो सम भी 1 से बढ़ेगा, दूसरे नंबर को 2 से बढ़ाए तो तब भी सम 2 से बढ़ेगा, तीसरे को 3 से बढ़ाए, वैसे करते करते nth वाले को, लास्ट वाले को n से बढ़ाए होंगे, ठीक है। तो नया जो नंबर्स आया उनको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, पुराने जो नंबर थे उनको जोड़ के इतना आ रहा था। पहला नंबर को 1 से बढ़ाया तो वो भी जुड़ जाएगा, दूसरे नंबर को 2 से बढ़ाया तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तीसरे नंबर को 3 से बढ़ाया तो ये सबको ऐड करते इतना। तो यानी नंबर्स को बढ़ाने के बाद जोड़ेंगे तो इतना आएगा, उसको आप n से डिवाइड करो, इसी को तो मीन बोलते हैं ना। n संख्या n से डिवाइड करो, ठीक है। अब एन एक्स बाय एन तो हो जाएगा x, और आपको पता है पहला n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो n कट जाएगा n+1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+n/2, है ना। यहाँ पर अगर स्टेप समझ में नहीं आया तो nx/n करो, और 1 2 3 4 अप टू n डिवाइडेड बाय n। अब nx/n हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो x+n+1/2, x+n+1/2, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, लास्ट वाला कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू अंडर रूट दिया हुआ है पूरे का। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है अच्छे से तो ये ऐसा है, 12 + 12 + 12 प्लस, ऐसे करके जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही रहा है पैटर्न, ठीक है। तो कब तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कुछ नहीं बोला गया है, बोल भी देगा तो अच्छी बात है, डॉट डॉट दे दिया, कुछ नहीं बोला है तो इन्फिनिटी मान लेना, यहाँ दे दिया तो अच्छी बात है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। अब अगर इन्फिनिटी तक कोई चीज़ जा रही है, तो उसमें से आप एक टर्म हटा भी दोगे, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक हटाओ तो इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी से आप 10 लाख भी हटाओगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा ना। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, तो ये वाला टर्म को अगर मैं भूल जाऊँ, तो ये चीज़ तो वापस से ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो x बराबर है 12 + √12 + √12, वैसे करते करते, तो अगर मैं इसको भूल भी जाऊँ, तो ये भी तो वही है, 12 + √12 + √12 इन्फाइनाइट टाइम्स, क्योंकि इन्फिनिटी से एक घटाएंगे तब भी इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ भी x ही है, ठीक है। ये पूरी चीज़ भी क्या है, x है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो x² = 12 + x, यानी x² - x - 12 = 0। तो इससे आपको इसको फैक्टराइज करोगे तो x - 4 x + 3 = 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक 4 आएगा, एक -3 आएगा। अब ऑप्शन में 4 है तो 4 को टिक कर दो। -3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -3 नहीं हो सकता, प्लस वाला स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। जैसे आपको अगर √4 दिया गया तो उसको 2 ही लिखना है ना, प्लस माइनस √4 को आप +-2 लिखते हो, ठीक है। ये रूल होता है, तो इसका हो जाएगा 4, है ना। इफ द गिवन डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इतना, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाया गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये ऊपर फेस करता है तो ए पॉजिटिव होता है, तो ए तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दूसरी बात, ये जहाँ पे कट करता है वाई एक्सिस को, वहाँ पे तो एक्स जीरो होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू दी गई है, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, सी। मतलब वाई एक्सिस में वैल्यू क्या आएगी, अगर एक्स को मैं जीरो पुट करूंगा तो सी। अब इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, या इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे सी आती है, तो इसी पॉइंट को वाई कोऑर्डिनेट सी होता है, तो इसी को सी बोलते हैं। अब सी भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको ग्राफ से, तो ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वाई के राइट साइड में है। तो यानी -b/2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो -b/2 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब 2a, ए पॉजिटिव है तो 2a खुद पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का रेशियो ही पॉजिटिव आएगा। अब माइनस भी पॉजिटिव कब होगा, जब बी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बी नेगेटिव होना चाहिए, यानी ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, इसके बाद है ये द मीन ऑफ ए बी सी एक्स है। तो अगर इन तीनों का सम 0 है तो इनका मीन क्या हो, है ना, ठीक है। तो अगर ए बी सी का मीन एक्स है, मतलब इन तीनों का एवरेज एक्स है, यानी a + b + c 3x हो जाएगा, ठीक है। तो a + b + c =
3x। ओके। ओके, तो आपसे पूछा गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मीन। ठीक है, तो आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मीन ऐसे निकालेंगे, तो इसको आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बी सी ए सी लिख सकते हो। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी अभी आपको दिखाया था मैंने, कितना था 3x, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है 0। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस 3x था ना, यहाँ 3 है सॉरी, तो 9x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ऑप्शन सी, है ना। ओके, tan 1 tan 2 tan 3 tan 89, तो ऐसे करके जा रहे पूरा, तो 1 2 3 4 5 हर एक एंगल को डिग्री में मानना है। tan 89 मतलब ये सबका मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब tan 1 और tan 89 को अगर ध्यान से देखें, या कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखते हैं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लो। ठीक है, इसमें अगर ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, है ना। ठीक है, तो अगर आप tan थीटा निकालोगे, इस एंगल का tan निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा दिस बाय दिस, तो इसका नाम ए रख देते, इसका नाम बी रख देते, तो ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस एंगल का tan निकालोगे, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस है ना, एंगल के सामने वाला और बगल वाला। वैसे इस एंगल का tan निकालेंगे तो इसके सामने वाला और बगल वाला, तो बी बाई ए हो जाएगा, तो tan, इस एंगल का tan निकालेंगे तो बी बाई ए हो जाएगा, है ना। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ए बाई बी इंटू बी बाई क्या हो जाएगा 1, यानी tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। अब इसमें क्या पहचान है, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 90, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 90, यानी अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो उनका tan का प्रोडक्ट क्या होता है 1। ठीक है, अब इसको आप वैसे बहुत सारे जोड़े में तोड़ सकते हो, tan 1 और tan 89, 1 और 89 का सम कितना होता है 90, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे tan 2 tan 88 के साथ 1 दे देगा, tan 3 tan 87 के साथ दे देगा, tan 4, तो सब जोड़े में बदल जाएंगे। ठीक है, खाली एक बच जाएगा बीच में tan 45 तो लेकिन 1 ही होता है ना। ठीक है, तो सब 1 1 1 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, सोल्यूशन हो गया खत्म। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, कौन सा छोड़ा था आपको याद है, ये मैं चाहता हूँ अपने ट्यूशन टीचर से आप पूछो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा पालनपुर में एजुकेशन का स्तर कितना है ना, लॉजिक वाला पोर्शन का। ठीक है, ये जो है कार्ल वाला क्वेश्चन, ये आप अपने ट्यूशन टीचर से पूछो, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ठीक है, दूसरी बात, ओके, दूसरी बात ये कि कल अगर ए टेस्ट देना है आपको, जितने भी खुद को होशियार समझते हैं ना, एसओएफ ओलंपियाड वगैरह दे के बाकी स्कूल्स वाले, ठीक है, याद रखना वो फर्जी ओलंपियाड होता है, वैसे एक्चुअल ओलंपियाड अलग होता है। तो वो 19 और 20 मार्च, 19 मार्च तो हो गया, 20 मार्च को यानी कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में अपना एंट्रेंस टेस्ट आके हमारे स्कूल में दे सकते हैं। 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है, 50 मिनट का टेस्ट होगा, 1 घंटा टाइम लगेगा। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।